आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का हम लोग का ये भाग 5 है। भाग 4 तक नहीं देखे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया? आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत इतना जल्दी खत्म कैसे हो गया? गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश पढ़ना है और भी बहुत सारे वंश पढ़ना है इसमें, जैसे तुगलक वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, ये सब पढ़ना है। लेकिन ये आप बोल रहे हैं गुलाम वंश के बाद खत्म। तो देखिए ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस दिल्ली सल्तनत को 2-3 चैप्टर में बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये चैप्टर 4 हो गया, गुलाम वंश पढ़ लेंगे। अगला चैप्टर गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश, तो चैप्टर 5 खिलजी वंश हो जाएगा। ठीक है, तो ये मत समझिए कि दिल्ली सल्तनत अभी खत्म हो जाएगा, अभी नहीं खत्म होगा। आज ये जो खत्म होगा वो गुलाम वंश सिर्फ खत्म होगा, और गुलाम वंश के बाद अगला हम लोग चैप्टर का नाम डाल देंगे, चैप्टर 5 हो जाएगा, वो हो जाएगा खिलजी वंश। ठीक है, अभी तक बात कर लेते हैं गुलाम वंश के बारे में, क्या क्या हम लोग पढ़े, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई थी, और जो प्रमुख जो उसके शासक है उनके बारे में लिख दिए। इल्तुतमिश के बारे में जानते ही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, रजिया सुल्तान, ये सब के बारे में अच्छा से पढ़ाए हम। मतलब चैप्टर 4 का भाग 4 तक में सब कुछ पढ़ लिए, इन सब के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ लिए हैं, इसकी नीति के बारे में, ये सब कुछ हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी बाकी था गयासुद्दीन बलबन के बारे में। देखिए बीच में और भी शासक आए थे, लेकिन उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। जो प्रमुख शासक थे उन्हीं के बारे में, क्योंकि इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन शासक बना था, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? उसने कुछ किया ही नहीं, तो बात क्या करेंगे उसके? देखिए किसी के बारे में बात तब आप करेंगे ना जब उसने कुछ किया होता है। जब कुछ किया ही नहीं है तो बात क्या करेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या मतलब कुछ तो बात करने के लिए कुछ तो उसके पास टॉपिक होना चाहिए, कुछ तो काम होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि हाँ ये काम किया है, गलत काम हो या सही काम हो। आप खुद भी देख लीजिएगा ना, बात आप किसके बारे में करते हैं। जो कुछ काम करता है या तो गलत करे या सही करे, कुछ भी करे उसके बारे में बात किया जाता है। अब सही करेगा तो सही तरीके से नाम लिया जाता है, गलत करेगा तो गलत तरीके से नाम लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ लिए थे। ये भी क्या था? एक गुलाम था, शासक बना था। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में क्या, सबसे पहले ये राजा बनते हैं, राज्य में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, यानी राजा की स्थिति ठीक ठाक खराब हो गई थी। जब ये रजिया सुल्तान के बाद और भी कई शासक आए, लेकिन वो कमजोर थे, तो राजा का हालत एकदम खराब कर दिए थे। सभी लोग राजा के पद की गरिमा को एकदम नीचे गिरा दिए थे। तो इसने क्या किया? अपने राज्य में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रभुत्व कैसे स्थापित किया? इसने लोगों के मन में भय बनाकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और सबसे पहले चालीसा दल को ही खत्म किया। पहले ये लोगों के मन में डर बनाने के लिए तो अपने तरफ से विद्रोह तो दबाता ही था, साथ में ही चालीसा दल को ही खत्म कर दिया, बहुत उछल रहे थे। गयासुद्दीन बलबन भी चालीसा दल से ही था, लेकिन इसने क्या किया? चालीसा दल, जो कि राजा का प्रमुख सलाहकार था, चालीसा दल, इसमें 40 अमीर रहते थे। राजा के बाद इन्हीं के निर्णय को माना जाता था कि ये निर्णय प्रमुख थे। तो इसने कहा कि ये लगता है कि हमारे बाद ये सबसे ज्यादा उछल रहे हैं यही, तो इनको पहले खत्म किया, चालीसा दल को। और जो भी चालीसा दल में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलता था ना, या राजा के विरोध करता था, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाता, ध्यान रखिएगा। साथ में विद्रोहियों को तो दमन कर ही दिया। इसमें भी चालीसा दल में भी इसके खिलाफ विद्रोह उठे थे, तो इसने क्या किया? क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया। क्रूरता पूर्वक एकदम, मतलब दया नाम की कोई नई चीज है, दया तो करना ही नहीं, एकदम क्रूरता पूर्वक दमन किया। जब ये बात वहां की जनता ने देखा, लोगों ने जब देखा ये बात, जब दिल्ली सल्तनत के लोगों ने देखा, तो उनके मन में भय हो गया। जब चालीसा दल को ये हाल कर रहा है तो लोगों सामान्य लोगों क्या हाल करेगा? अगर कोई विद्रोह करेगा तो विद्रोह ठीक ठाक शांत हो गया, इसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया। प्रभुत्व स्थापित होने के बाद राजत्व, यानी राजा ही सब कुछ है, राजा जो कह देंगे वो हो जाएगा। मतलब राजा के बातों के अलावा कुछ भी मान्य नहीं होगा, राजा जो कह दिए वही सब सत्य है, यानी राजत्व का सिद्धांत। रक्त और लौह की नीति भी इसने चलाया। रक्त और लौह की नीति समझते हैं? जो भी विरोध करेगा, विद्रोह करेगा, पहले तो उसका कहानी खत्म कर दिया जाएगा। साथ में उसके परिवार के जितने भी लोग होंगे सबको दास बना लिया जाएगा। दास मतलब जिंदगी भर के लिए राजा के यहाँ काम करेंगे, उनको कोई वेतन नहीं मिलेगा, चुपचाप सिर्फ खाना मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब खाना मिलेगा और रहने के लिए जगह मिलेगा। मतलब दास यानी कि नौकर एकदम बना लिया जाएगा, बिना वेतन वाला। समझ लिए? रक्त और लौह की नीति यही था कि जो भी विद्रोह करेगा पहले तो उनका काम फाइल निपटा दिया जाएगा। जो विद्रोह करेगा, विद्रोही का तो फाइल निपटा दिया जाएगा। उसके परिवार के लोगों को बंधक बनाया जाएगा, और बंधक बनाकर राजा के महल में लेकर आया जाएगा, और यहाँ पर दास बनाकर उनको रखा जाएगा। यही रक्त और लौह की नीति है।
बताइए, कोई गलती करने का सोचेगा भी नहीं सोचेगा। लेकिन अब क्या हुआ, गयासुद्दीन बलबन ही हमेशा थोड़े शासक रहेगा, हमेशा शासक रहेगा नहीं। ऐसा थोड़े होता है कि हमेशा जो ऊंचाई पर पहुंचते एक बार नीचे आना ही होता है। तो क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु क्यों हुई, एक बात समझिए, क्यों इसकी मृत्यु हुई। क्या हुआ, इसका एक लड़का था, मतलब इसका मतलब 2-3 पुत्र थे, लेकिन इसका एक प्रमुख था जो बड़ा बेटा था, उसका नाम था शहजाद मोहम्मद। शहजाद मोहम्मद क्या हुआ उसको, शहजाद मोहम्मद यहाँ पर लिखेंगे दिखाई देगा ना, शहजाद मोहम्मद क्या हुआ, शहजाद मोहम्मद ठीक ठाक सेना नायक था। तो ये बार बार उस समय दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। आपको बताया था कि मंगोल बार बार पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण कर देते थे। मंगोल बहुत ही खतरनाक जनजाति के लोग थे, बहुत ही खतरनाक। ये जितना क्रूर था ना, इससे 100 गुना ज्यादा क्रूर वो लोग थे, समझ लीजिए। और बहुत भारी सेना वो लोग रखते थे। तो खासकर दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए एक सेना की टुकड़ी पश्चिमोत्तर भारत की सीमा पर रखनी पड़ती थी। योग्य सेना की टुकड़ी, साथ में योग्य सेना नायक भी उसमें रखना पड़ता था कि कब मंगोल आक्रमण कर देंगे और कब दिल्ली के अंदर एंट्री, दिल्ली सल्तनत के अंदर एंट्री कर जाएंगे। और जो भी तहस नहस मचाते थे वो लूटते थे, पहले तो हराते थे, लूटते थे, तहस नहस कर देते थे, समझ लीजिए, कुछ भी सही सलामत नहीं छोड़ते थे। तो इसके लिए इसने क्या किया था, इसके बेटा था जिसका नाम था शहजाद मोहम्मद, उसको पश्चिमोत्तर भारत की जिम्मेदारी दे दी थी। तब तक उधर से आक्रमण हो गया मंगोलों का। इसने ये लड़ा, लेकिन उसमें मंगोलों की लड़ाई में इसकी मृत्यु हो गई। ये बात जब खबर लगा बलबन को, तो बलबन को बहुत जबरदस्त झटका लगा। इसका बेटा की मृत्यु की जब खबर लगा बलबन को, तो इसको जबरदस्त झटका लगा और दिमागी संतुलन थोड़ा सा हिल गया था इसका। और जिसके कारण इसको थोड़ा सा झटका लगने के कारण कि हाँ मेरे बेटा की मृत्यु हो गई, इसका भी क्या हुआ, मृत्यु हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, समझ लीजिए कि इसका अब काम खत्म होने के बाद ये इसका जो राज्य है वो अब बिखरने लगा धीरे धीरे। लेकिन इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं, गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु होने से पहले वाला बात थोड़ा समझ लेते हैं सेना के बारे में। तो सेना में ठीक ठाक सुधार किया, इसके बारे में पढ़ाए थे कि नगद वेतन, और इसने गुप्तचर विभाग भी रखा था। बलबन ने गुप्तचर विभाग, जिसका नाम था बरीद ए मुमालिक नाम रखा था, जिसका नाम क्या रखा था, बरीद ए मुमालिक। ये लोग गुप्तचर विभाग के जो लोग थे वो राजा से सीधा सीधा संपर्क में रहते थे। इनको नगद वेतन दिया जाता था, नगद वेतन। और जो भी इसमें उल्टा पुल्टा अगर हरकत कर दिया, गुप्तचर विभाग में हो और राजा का प्रति ईमानदार नहीं रहे, तो उसको डायरेक्ट मृत्युदंड क्या दिया जाता था, डायरेक्ट मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन साथ में गुप्तचर विभाग रखने से इसको बहुत फायदा होता था। ये पहले इसको पता चल जाता था कि कौन कौन विरोध करने वाले हैं। देखिए सभी राजा गुप्तचर विभाग रखते थे। और देखिए शासन में गुप्तचर विभाग जब होता है तो अपने विरोधियों को पता चल जाता है कि कौन कौन विरोधी है। तो इसने गुप्तचर विभाग भी क्या किया था, रखा था, अच्छा गुप्तचर विभाग था। अब इसके बारे में थोड़ा सा अभी इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी मृत्यु हो गई, बलबन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बलबन, एक बात समझिए, बलबन जो था क्या किया था, सभी लोगों को जबरदस्ती दबा कर रखा था ना, जबरदस्ती लोगों को। क्या जनता उसके शासनकाल में खुश थी, नहीं। चालीसा दल खुश था, नहीं। मंत्री खुश थे, नहीं। कोई खुश नहीं था। लेकिन राजा के भय से सब क्या थे, डरे हुए थे। जब राजा के भय से डरे हुए थे तो राजा की जब मृत्यु हुई तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट आएंगे, मतलब अब राज्य को तहस नहस करने पर लग जाएंगे। जैसे आपको समझाते हैं उदाहरण से, ये नदी हो गया, ये मान लीजिए नदी, और इस पर एक डैम बनाया गया है। ये डैम है और इधर से पानी बहुत अधिक मात्रा में, तो डैम इस पानी को रोक कर रखा है। डैम इस पानी को रोक कर रखा है, फिर पानी चाह रहा है इधर आने के लिए, लेकिन डैम के कारण डैम इतना मजबूत है कि पानी इधर नहीं आ पा रहा। वैसे ही राजा यहाँ पर क्या था, डैम का काम कर रहा था। और ये पानी कौन थे, इसके सब विरोधी थे। विरोधी तो चाह रहे थे कि राजा को हटाएं, राजा को तोड़ दे, लेकिन राजा ये इतना मजबूत था कि इसको तोड़ नहीं पाया। लेकिन ये अपने आप राजा की जब मृत्यु हुई, यानी कि डैम जब टूटा, तो ये लोग एकदम पूरा जोर से आएंगे ना इधर अब क्या करेंगे, तहस नहस करना शुरू कर देंगे ना। ठीक है, वैसे ही जिस तरह से राजा एक डैम की तरह है, और ये डैम टूटते ही क्या हुआ, ये पूरा तबाही मचाते हुए पानी इधर तो आएगा ही। ठीक वैसे ही राजा की मृत्यु होने के बाद जो इसके जितने भी विरोधी थे, 3 सालों के अंदर ही इसके राज्य को तहस नहस करना शुरू कर दी। और जो भी आगे इसके आने वाले शासक हुए वो बहुत ही कमजोर थे, इसके जितना ताकतवर नहीं थे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और समझ के रूप से भी, मतलब ये ताकतवर नहीं थे।
और क्या हुआ, ताकतवर नहीं होने के कारण अब दूसरा तो फायदा उठाएगा ही उठाएगा। तो इसके आज जो 3-4 साल के अंदर जो थे, मतलब राज्य पूरा तरह से तहस नहस हो गया और इसके बाद 3-4 शासक आए लेकिन कोई काम के नहीं हुए। और इस वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है शमसुद्दीन क्यूमर, शमसुद्दीन क्यूमर्स को माना जाता है, क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स को माना जाता है कि इस वंश का अंतिम शासक था। और ये इस वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। और फिरोज खिलजी ने इसका क्या किया, शमसुद्दीन क्यूमर्स को मारकर इसको और मतलब इसको मारकर और इसके जगह पर अपना खुद राजा बन गया, फिरोज खिलजी। दिखाई दे रहा है ना, फिरोज खिलजी। आपको पता है कि जब राजा कमजोर हो जाएंगे तो या तो मंत्री उसको मार देगा या सेनापति मार देगा या दरबार वाला कोई मार देगा या बाहर वाला कोई मार देगा। मतलब राजा के लिए सब दुश्मन बन जाते हैं जब राजा कमजोर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी राजा कमजोर हुआ तो राजा के लिए सब दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब चाहेंगे कि राजा को हटाकर हम क्या करें, हम शासन करें, सब चाहेंगे। तो ये फिरोज खिलजी ने क्या किया, इनका फाइल कर दिया, फाइल निपटा दिया और यहाँ से अब गुलाम वंश या ममलुक वंश खत्म हो गया। और फिरोज खिलजी ने एक नया वंश की स्थापना किया जिसका नाम था खिलजी वंश। जिसका नाम क्या था, खिलजी वंश। लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। इसका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, इनको भी फाइल निपटा कर और क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम दुनिया में कुछ भी करते हैं, क्यों कहा जाता है कि हमारा अच्छा किया हुआ काम हमारे पास आएगा, हमारा खराब किया हुआ काम हमारे पास ही आएगा। इसीलिए अच्छे काम करने चाहिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो गलत काम करने से पहले अनजाने में बात नहीं कर रहे, जानबूझकर बात कर रहे हैं। जब भी कोई हम जानबूझकर गलत काम करते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में प्लानिंग करते हैं गलत काम का, तो उसी समय हमारा दिमाग ही गलत हो गया। जब हमारा दिमाग गलत होगा तो आसपास वाला सब चीजें गलत होंगी। जब सब चीजें गलत होंगी हमारे आसपास, तो हमारे आसपास जब सब चीजें गलत होंगी तो कभी ना कभी हमारे साथ भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सही काम करना चाहिए ताकि दिमाग भी सही रहे और अपने आसपास वाले माहौल भी क्या रहे, सही रहे। ध्यान रखिए। तो यहाँ से ये खिलजी वंश की शुरुआत हो गई। तो अगले चैप्टर में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका हम गुलाम वंश का सब्जेक्टिव और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका हम कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।